पर इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा रुख कर लेते हैं। सबको जानकारी हो गई होगी उसके बारे में। यहाँ पे फर्दर डिटेल्स मैं देना चाह रहा था। मेरे साथ में डीजीपी साहब भी हैं। आपका सभी के संज्ञान में है कि एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और एसआईटी एडीजी लखनऊ जोन की अध्यक्षता में गठित की गई है और कल एडीजी लखनऊ और एसआईटी के अन्य सदस्यों के द्वारा उन्नाव का भ्रमण किया गया था। उन्नाव में उनके द्वारा पीड़िता के चाचा, पीड़िता, मृतक की पत्नी, मृतक की मां, इन सबसे संपर्क किया गया, उनके बयान लिए गए और विधायक जी के पक्ष के भी कुछ लोगों के बयान दर्ज किए गए। जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स निकल करके आया एसआईटी की जांच में, उसमें 11 जून 2017 को पीड़िता के गायब होने की सूचना गायब हुई थी। उसके बाद 12 जून को पीड़िता की मां द्वारा थाने पर सूचना दी गई और पुलिस की दबिश में औरैया से पीड़िता की बरामदगी की गई। उसके बाद पीड़िता को कोर्ट में पेश किया गया। 164 सीआरपीसी के तहत पीड़िता का बयान हुआ और पीड़िता के बयान के आधार पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जो 164 का बयान न्यायालय में दिया गया था, उसमें 4 जून 2017 की घटना, जिसमें बाद में विधायक जी के ऊपर आरोप लगाए गए थे, उसका उल्लेख उस 164 सीआरपीसी के बयान में न्यायालय के समक्ष नहीं किया गया था। 1/8/2017 को इसमें कोर्ट में फिर चार्जशीट फाइल की गई। 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया। जो चाचा ने बयान दिए एसआईटी के सामने, उसके अनुसार 30 जून 2017 को वो पीड़िता को लेकर के दिल्ली चले गए और दिल्ली में 4 जून 2017 की घटना के बारे में पीड़िता ने अपनी चाची को बताया। उसके बाद 17 अगस्त 2017 को पहली बार पीड़िता ने 4 जून की घटना के बारे में एप्लीकेशन दिया विभिन्न स्तरों पर। उस एप्लीकेशन के आधार पर जनपदीय पुलिस द्वारा जांच की गई और 164 सीआरपीसी के बयान में चूंकि उल्लेख नहीं था विधायक जी का, इस वजह से उसमें कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा नहीं की गई। 3 अप्रैल 2018 की जो घटना है, जिसमें पीड़िता के पिता के साथ में मारपीट हुई और कालांतर में उनकी डेथ हुई, उसके बारे में जो घटनाक्रम हुआ वो आपके सामने है। चूँकि इसमें ज़िला चिकित्सालय के रोल पर, कारागार के स्तर पे भी ये कुछ आरोप लगे थे लापरवाही के या शामिल होने के, तो इसलिए इसमें 2 पृथक जांचें और कराई गईं। एक डीआईजी प्रिजन श्री लव कुमार, उनको भी भेजा गया। इससे पहले जेल सुपरिटेंडेंट से एक रिपोर्ट ली गई थी और डीआईजी प्रिजन ने भी अपनी रिपोर्ट कल शासन को सबमिट करी। एक जिलाधिकारी उन्नाव से अपेक्षा की गई थी कि हॉस्पिटल का इसमें क्या रोल है, उसके बारे में भी एक कमेटी गठित करा करके छानबीन करा लें। तो सीएमओ की अध्यक्षता में, जिसमें 2 एसीएमओज भी थे, कमेटी ने जांच करी और जांच के बाद में
जो मृतक है उसके जेल में दाखिले से पहले चिकित्सालय में जो उसको उपचार दिया गया या जेल में भर्ती के बाद में जब जेल ने रेफ़र किया उसको चिकित्सालय में, उस समय जो उसको ट्रीटमेंट दी गई उसके बारे में विस्तार से छानबीन डीआईजी की रिपोर्ट में भी हुई और ज़िलाधिकारी द्वारा जो कमेटी गठित हुई मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में, उसने भी विस्तृत जांच करी। उस दोनों में ही ये पाया गया कि जो समुचित चिकित्सीय परीक्षण जेल में दाखिले से पहले होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और जो जेल में जब दाखिल होने के बाद में उसको जिला चिकित्सालय के जब उसको जेल के चिकित्सालय में भर्ती किया गया और वहाँ से उसको फिर जब रेफरल किया गया जिला चिकित्सालय में, रेफरल करते समय जेल ने स्पेसिफिकली ये कहा था कि इसको चूँकि इसकी अंदरूनी चोटें प्रतीत हो रही हैं इसलिए इसको जिला चिकित्सालय में भर्ती करके उपचार कराया जाए। उसके बावजूद भी उसको वापस जेल में भेज दिया गया। इसके आधार पर चिकित्सकों की लापरवाही परिलक्षित हुई, जिसमें जिला चिकित्सालय के सीएमएस, एक जो इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर था प्रशांत उपाध्याय, इन दो के निलंबन के लिए कार्रवाई की जा रही है और 3 अन्य डॉक्टर्स जिन्होंने एग्जामिन किया था और जिनको भी चोटों के बारे में और उसकी दशा के बारे में सही आकलन करना चाहिए था, उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की गई है। इसमें पूरे तथ्यों के आधार पर ये निर्णय लिया गया कि 4 जून की घटना के बारे में मुकदमा पंजीकृत करते हुए इसकी विवेचना सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दी जाए। अग्रेतर कार्यवाही सीबीआई साक्ष्यों को कलेक्ट करके उसके आधार पर करेगी। जो बाकी 2 मुकदमे 3 अप्रैल की घटना के बारे में हैं, वो भी चूंकि कनेक्टेड हैं, इसलिए उनको भी विवेचना के लिए सीबीआई को ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया गया है। पीड़िता के परिवार की सुरक्षा की चिंता को दृष्टिगत रखते हुए उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए जाने का निर्णय लिया गया है। एसआईटी जो गठित है वो अपना कार्यवाही कर रही है। तो ये कार्यवाही, ये निर्णय उन्नाव की घटना के बारे में किए गए हैं। कोई प्रश्न? जैसा कि आपको बताया गया, हम लोगों ने जो माननीय विधायक के विरुद्ध जो बलात्कार का आरोप लगाया गया है, जो 4 एक्यूज़ को भी सम्मान अगर दे रहे हैं आप विधायक होने के कारण, तो मैं समझता हूं कि कोई नहीं अभी दोषी नहीं करार किए गए हैं। वो एक आरोप लगाया है और उस आरोप की जांच, उसकी विवेचना हमने सीबीआई को दे दिया है और सीबीआई अब उसको गुण दोष के आधार पर निर्णय लेगी कि उसे उनको गिरफ्तार करना है या नहीं करना है। एक सेकंड, हाँ। मैं नहीं समझा आपके प्रश्न को। नहीं, मुकदमा दर्ज करके हमने उस मुकदमे की विवेचना को सीबीआई को हैंड ओवर किया है। हमेशा ये प्रक्रिया एक करके सवाल पूछे।
विधायक स्वतंत्र हैं, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, क्या सीबीआई ने इस पूरे मामले को टेकअप कर लिया है आप लोगों के जरिए? देखिए, आज ये रेफरेंस जाएगा, रात में निर्णय हुआ है, आज ये रेफरेंस हम भारत सरकार को भेजेंगे, उनकी अपनी प्रक्रिया है, उसके हिसाब से सीबीआई इस केस को टेक ओवर करेगी। मैंने जैसा बताया कि आरोप के आधार पर फिलहाल ये मुकदमा दर्ज किया गया है, इसमें अभी समुचित साक्ष्य संकलन अब सीबीआई के द्वारा किया जाएगा। अगर इसमें एडिक्वेट एविडेंस अवेलेबल होता है तो अग्रेतर निर्णय इसमें सीबीआई के द्वारा लिया जाएगा। देखिए, नॉर्मली इसमें यही प्रक्रिया रहती है कि जब तक सीबीआई टेक ओवर नहीं करती तब तक विवेचना स्थानीय स्तर पे जारी रहती है। तो ये मैंने बता दिया, जो इसमें प्रोविज़न है वो यही है कि सीबीआई के टेक ओवर करने तक विवेचना जहाँ पे दर्ज है वो स्थानीय तौर पे वो प्रचलित रहती है। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही जारी रहेगी जब तक कि सीबीआई इसको टेक ओवर नहीं कर लेती। इस बीच में एडिक्वेट साक्ष्य अगर मिलेंगे तो अग्रेतर निर्णय लिया जाएगा। नेक्स्ट यस, one at a time. Why is the UP police actually giving this MLA such a long rope? He's caulking a snook at the system again and again. He drives past here past midnight. He reaches the SST residence and then he's misbehaving even with the media and he's saying कि आप लोगों ने क्योंकि बोला मुझे सरेंडर करना चाहिए, मैं आ जाता हूँ. And today the DGP sir is sitting here and actually defending that MLA. He's a rape accuser. There is an Who is defending? Who do you say that he is defending? देखिए इसमें I am not defending. I am not at all defending. Please. All that I said was that he's an accused. He's an accused. He hasn't been convicted. He's an accused, and I'm not defending. Mind it, I'm not defending anyone. He stands as an accused in the court of law, and he will. Why is he a free man? He should be arrested. Everybody is a free man unless he is convicted or arrested. His case has been registered against him, and now the CBI will decide whether गुण दोष के आधार पे क्या उसको करना है। देखिए एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी रिप्लाई। जैसा मैंने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इसीलिए आपके सामने पेश किया था कि 4 जून की घटना का उल्लेख जब मजिस्ट्रेट के सामने बयान किया था पीड़िता ने, उस समय नहीं किया गया था। दिस इज़ ए डिस्क्रिपेंसी। अब SIT ने जब उसका बयान लिया है और उसके रिलेटिव्स का लिया है तो उसका ये कहना है कि मैं डरी हुई थी, मैंने इसलिए मजिस्ट्रेट के सामने उस समय बयान नहीं दिया। इस चीज़ का संज्ञान लेकर के अभी फ़िलहाल FIR दर्ज कराई गई है। अब इसमें फर्दर एविडेंस कलेक्ट कराया जाएगा, विधायक जी का पक्ष भी देखा जाएगा उसमें। अगर पर्याप्त एविडेंस मिलता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। शासन की कोई मंशा किसी को बचाने की नहीं है। हम इसमें पारदर्शी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, आप भी सभी चाहते हैं, इसीलिए इस केस को CBI को ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया गया है कि जिससे कि इसका पारदर्शी इन्वेस्टिगेशन एक थर्ड एजेंसी के द्वारा हो सके और निष्पक्ष हो सके, निष्पक्ष साक्ष्य संकलन हो सके। मैंने बताया साक्ष्य संकलन तब तक यहाँ पे चलेगा, अगर साक्ष्य मिलेंगे और फर्दर तो अग्रेतर कार्रवाई होगी। आपको लगता है कि FIR दर्ज हो गई है, अब जब CBI जांच देगी 2-4-5 दिन हो गई है और जांच। देखिए, इसीलिए ये भी निर्णय है कि पीड़िता के परिवार को सुरक्षा दी जाए, जिससे कि वो कोई भय उनको महसूस ना हो और वो सही अपना। उसके बाद में तो CBI को वैसे भी ट्रांसफ़र होगा, जाएगा, जो भी टाइम उसमें लगेगा, तो वो बिना भय के अपनी बात रख सकें, इसलिए उनको सुरक्षा देने का निर्णय लिया गया। वन मोर क्वेश्चन, जस्ट वन मोर क्वेश्चन। मिस्टर कमाल खान जी बताएं, जस्ट अ मोमेंट। हाँ बताएं मिस्टर कमाल खान। एक हाँ बोलिए। क्या हमेशा इसमें मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस गिरफ्तारी नहीं करती है, जब छानबीन हो जाती है तभी पकड़ा जाता है? देखिए, या सिर्फ इस केस में पॉक्सो एक्ट है या सिर्फ इस मामले में ऐसा किया जा रहा है?
देखिए, जहाँ तक उन्नाव पुलिस की भूमिका का संबंध है, आप सभी जानते हैं कि हमने एसआईटी गठित कर दिया है। एसआईटी में कल एडीजी लखनऊ जोन वहाँ गए, उन्होंने एक प्रथम दृष्टया एक कार्रवाई की, और जितने भी हमारी वहाँ पे साक्ष्य संकलन का काम है, जब तक सीबीआई टेक ओवर नहीं कर लेती है तब तक एसआईटी उनकी चीज़ों को देखेगी, उनको कलेक्ट करेगी, उन एविडेंसेस को कलेक्ट करेगी। द मोमेंट वी सेंड द रिपोर्ट एंड द सीबीआई टेक्स ओवर द केस, उसके बाद सीबीआई अपने गुण दोष के आधार पे जो भी उनके पास साक्ष्य होगा उस आधार पे विधायक के विरुद्ध कार्रवाई करेगी, चाहे वो अरेस्ट हो चाहे कोई भी चीज़ हो। लेकिन उसके लिए इंडिपेंडेंट एजेंसी हमने बना लिया है, एसआईटी का गठन किया गया है, जो क्लोजर सुपरविजन एडीजी लखनऊ जोन के अंतर्गत कर रही है। तो इसलिए कोई प्रश्न ही नहीं है कि हमारी भूमिका में कोई संबंध देखा जाएगा, उसको देखा जाएगा। जो एफआईआर रात में दर्ज हुई है उसका मैं डिटेल शेयर कर दूं। वो मुकदमा, एक मिनट, वो निर्णय लेंगे। एफआईआर की डिटेल्स देखिए कुछ जिन लोगों के स्तर पे प्रथम दृष्टया एसआईटी की जांच में लापरवाही परिलक्षित हुई है उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। एसआईटी की जांच में फर्दर में अगर और किसी के स्तर पे लापरवाही पाई जाएगी उसको भी बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे पुलिस से रिलेटेड हो, चाहे वो चिकित्सा से संबंधित हो या अन्य कोई प्रशासनिक अधिकारी हो। शासन की मैं बार बार स्पष्ट कर रहा हूँ, कोई मंशा नहीं है किसी भी दोषी को बचाने के लिए। और इसीलिए सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। संडे को यहाँ पर पीड़िता आई थी, लेकिन उस दिन आप लोग की जानकारी में सबके मामला आ गया था, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया। देखिए एक्शन उसके बाद में, एक मिनट, देखिए ऐसा है, उसका संज्ञान लेकर के ही तुरंत विवेचना उन्नाव से लखनऊ ट्रांसफर की गई थी क्राइम ब्रांच को। उसके तत्काल बाद एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दी। उसके बाद में प्रिजन की भूमिका और चिकित्सालय की भूमिका के बारे में शासन ने त्वरित कार्रवाई करी। विद इन ए डे उनसे रिपोर्ट एक्सपेक्ट की गई। इन सब के बाद तथ्यों के और साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया जो लोग दोषी पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। आगे भी अगर कोई प्रकाश में आते हैं किसी के लेवल के ऊपर की शिथिलता बरती गई है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। थैंक यू। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। प्रधान गृह सचिव का बयान साफ तौर पर कि हर स्तर पर जहां जहां लापरवाही बरती जाएगी किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी मंशा किसी को बचाना नहीं है, और जब तक ये पूरा का पूरा मामला सीबीआई को ट्रांसफर नहीं हो जाता तब तक जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम है एसआईटी जो है वो साक्ष्यों के संकलन का काम करती रहेगी। पूरी तरह से विधायक अभी आरोपी है, दोषी करार नहीं दिया गया है, लेकिन लगातार जो साक्ष्य हैं उनके संकलन का काम जारी रहेगा। लेकिन जो पीड़ित परिवार है, चाहे वो पीड़िता की बात करें, पूरे परिवार की बात करें, उनको लगातार सुरक्षा मुहैया करवाती जाती रहेगी। तो इस बीच कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारी कब तक होगी? साफ तौर पर प्रधान गृह सचिव का कहना है कि साक्ष्यों के संकलन का काम लगातार जारी है। ठोस सबूत हाथों में होंगे, पर्याप्त सबूत हाथों में होंगे, तुरंत प्रभाव के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी इस पूरे मामले के तहत हर स्तर पर चाहे बात करें बख्शा नहीं जाएगा। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।